एलियंस, छोटे छोटे हरे लोग, हजारों आंखें होंगी या सिर्फ एक आंख, साइ-फाई मूवी जैसे मॉन्स्टर्स, हवा में तैरते टेंटिकल्स वाले जीव, कोई अनजान या बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन। क्या कभी साइंस फिक्शन हकीकत बन सकता है? सीधी सी बात है कि हॉलीवुड एलियन से फर्स्ट कॉन्टैक्ट को लेकर इतने फैसिनेटेड क्यों हैं? क्योंकि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज बन जाएगी। दिक्कत यह है कि हमारा यूनिवर्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से मिलने में विशाल अड़चनें पैदा करता रहा है। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स हमें पहला कांटेक्ट बनाने से रोक रहा है। हम कॉस्मोस में खोजबीन कर रहे हैं। क्या कभी हम इंटेलिजेंट एलियन लाइफ खोज पाएंगे या फिर हम एकदम अकेले हैं? विज्ञान शो पेश करता है हंट फॉर एलियन एविडेंस। एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी, पोर्टो रिको। 45 साल पहले यहां से एक पावरफुल रेडियो मैसेज स्पेस की गहराइयों में भेजा गया था ताकि पहले कांटेक्ट की हमारी कोशिशों को रफ्तार दी जा सके। एरेसिबो मैसेज कम्युनिकेशन की हमारी पहली कोशिश थी। क्या पता गैलेक्सी में या इसकी बाहर कोई सिविलाइजेशन मौजूद हो जहां हो सकता है ये कम्युनिकेशन पहुंच जाए। आज ये मैसेज तेजी से 25,000 लाइट ईयर दूर M13 गैलेक्सी क्लस्टर की तरफ बढ़ रहा है। इसमें जानकारियां हैं हमारी दुनिया के बारे में, हम कहां हैं और हमारा DNA कैसा है। इस मैसेज का मकसद है किसी सिविलाइजेशन को हाय कहना और फिर से ये सवाल उठाना कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। पर इस बात के क्या चांसेस हैं कि कोई इंटेलिजेंट एलियन रेस मौजूद है जो हमारे मैसेज का इंतजार कर रही है? क्या मुझे लगता है कि यूनिवर्स में कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? मेरा जवाब होगा हाँ, मुझे तो लगता है। हम जानते हैं कि जब धरती ठोस हुई बस तभी से यहाँ जीवन की शुरुआत हो गई थी। ऐसे में कहीं और लाइफ क्यों नहीं हो सकती? अगर बाकी दुनियाओं में लाइफ विकसित हो गई है तो कितनी एलियन सिविलाइजेशंस होगी जिनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं? एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने इस अहम सवाल का जवाब देने के लिए एक इक्वेशन डेवलप किया है। ड्रेक इक्वेशन एक गजब की कोशिश है जिसने इसमें कनेक्टिव रीजनिंग अप्लाई की है और इस बात की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को देखना चाहता है कि क्या धरती के पार जीवन है। हमारी गैलेक्सी में स्टार्स को देखते हुए उनके फॉर्मेशन रेट को मल्टीप्लाई करो हर स्टार के प्लैनेट्स की संख्या से। इसमें मल्टीप्लाई करो इनमें लाइफ पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी को। इसमें मल्टीप्लाई करो लाइफ के इंटेलिजेंट होने की प्रोबेबिलिटी से। और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हमारी गैलेक्सी में करीब 10,000 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मौजूद हैं। पहली बार ड्रेक इक्वेशन के प्रपोज होने के बाद से गैलेक्सी के बारे में हमारी समझ बहुत तेजी से बढ़ी है। अब हमने अपने सोलर सिस्टम के बाहर की दुनियाएं खोज निकाली हैं। ये है एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स बड़ी तादाद में खोजे जा रहे हैं। 4,000 की तो अब तक पहचान भी की जा चुकी है। टेक्निक्स के चलते हर रोज नए एक्सोप्लैनेट खोजे जा रहे हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अभी तो हमें बस एक झलक ही पता चली है। अगर कॉस्मोस प्लैनेट्स बनाने में इतने माहिर हैं, शायद वो ऐसे हालात बना सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ मुमकिन हो जाए। जब कई दशक पहले ड्रेक इक्वेशन तैयार किया गया था तब हमें कोई आइडिया नहीं था कि एक्सोप्लैनेट क्या होता है। अब हमें लगता है कि यूनिवर्स में जितने तारे हैं उससे कहीं ज्यादा प्लैनेट्स हैं। अगर ये माने कि लाइफ बहुत ही रेयर है तो भी इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यूनिवर्स में कहीं तो लाइफ हो सकती है। और इसी वजह से इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि यूनिवर्स में लाइफ बड़ी तादाद में है और हो सकता है कि अनगिनत एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये बस बेसिक प्रोबेबिलिटी है। अगर प्रोबेबिलिटी बताती है कि बड़ी तादाद में एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, तो क्या ये बात अजीब नहीं है कि अभी तक हमने फर्स्ट कांटेक्ट नहीं बनाया? मुझे लगता है कि बहुत सारे रीजंस हैं ये मानने के कि यूनिवर्स में सिविलाइजेशन मौजूद है।
पर अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसका एक जवाब ये हो सकता है कि कॉस्मोस बहुत ही विशाल है। शहर की रात में चमकती ये लाइट्स देखिए। आप ये मान लीजिए कि ये गैलेक्सी में चमकते स्टार्स हैं। अब अगर गैलेक्सी में कुल 10,000 कम्युनिकेटिंग सिविलाइजेशन है तो आपको लग सकता है कि वो देखिए, वो रही एक सड़क पर दिक्कत ये है कि गैलेक्सी में सैकड़ों अरब स्टार्स हैं और इसका मतलब ये है कि हो सकता है हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी एकदम पास में ना हो, बल्कि शहर के आखिरी सिरे पर हो। हम मिल्की वे के सबर्ब्स में रहते हैं, सबसे दूर के सिरे से 75,000 लाइट ईयर्स दूर। रेडियो सिग्नल्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इस स्पीड लिमिट की वजह से गैलेक्सी के सबसे दूर के सिरे तक भेजा गया कोई सिग्नल 75,000 सालों में अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि गैलेक्सी महाविशाल है। अगर ये मान लें कि गैलेक्सी में 10,000 सिविलाइजेशंस हैं, तो मुमकिन है कि स्टार्स के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि हम शायद कभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही ना कर पाएं। तो 45 साल पहले भेजा गया एरेसिबो रेडियो मैसेज अभी भी किसी पॉसिबल एलियन सिविलाइजेशन से दसियों हजार किलोमीटर दूर होगा। हमारा टारगेट 25,000 लाइट ईयर दूर है। मैसेज अभी यहाँ से 45 लाइट ईयर दूर ही गया है, क्योंकि वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। मतलब वो अपने टारगेट से बहुत दूर है। यूनिवर्स का साइज बहुत विशाल है और यही फर्स्ट कांटेक्ट करने में दिक्कत पेश करता है, और फिजिक्स के लॉ रेडियो सिग्नल्स को उसके पार नहीं जाने देते। आप लाइट की स्पीड से फास्ट नहीं जा सकते, तो हमारी गैलेक्सी में भले लाइफ भरपूर हो, बहुत सारी सिविलाइजेशंस हो, पर वो बहुत बहुत दूर है। मैं कोई बुरी खबर नहीं देना चाहता, लेकिन ये सच है कि यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा विशाल है। भले ही यूनिवर्स विशाल हो, पर हम धरती पर सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से इस पहुंच की स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी सिविलाइजेशन को खोजने के सीरियस साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं, और ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है। हमारे पास मॉडर्न फैसिलिटीज मौजूद हैं, रेडियो टेलीस्कोप्स, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, सारी दुनिया आसमान को देख रही है। ब्रेक थ्रू लिसन की नजर 10 लाख स्टार्स और धरती के करीब मौजूद 100 गैलेक्सीज पर है। इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशंस की खोजबीन के लिए ये सबसे गहरी सर्च है। अगर एक एयरक्राफ्ट रडार सिग्नल दे रहा है और वो 1000 नजदीकी तारों में से किसी के भी पास है, तो ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट इसे सुन सकता है। तो अगर कहीं कुछ है जो सिग्नल दे रहा है, तो ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट इसे सुन सकता है। ब्रेक थ्रू ने शुरुआत धरती के सबसे नजदीकी 1700 तारों से की थी, पर अब तक सन्नाटा पसरा है। ये एक बहुत ही हैरत भरी, खूबसूरत पर निराशा में डालने वाली बात है, क्योंकि हमें अब तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। पर एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि नेगेटिव रिजल्ट का ये मतलब नहीं कि एलियन सिविलाइजेशन है ही नहीं। ब्रेक थ्रू लिसन बस अपनी खोजबीन की शुरुआत कर रहा है। इसे कॉस्मोस का बहुत बड़ा इलाका सर्च करना है। इस काम में बहुत धीरज रखना पड़ेगा। अगर आप ड्रेक्स इक्वेशन को देखें और पाएं कि 10,000 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, पर गैलेक्सी में करीब 250 अरब स्टार्स हैं, इसका मतलब ये है कि हर 2.5 करोड़ स्टार्स के बीच एक सिविलाइजेशन है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। यूनिवर्स का साइज इतना ज्यादा है कि एलियन कम्युनिकेशंस के लिए हमें बहुत लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर हमने कोई सिग्नल पकड़ भी लिया तो हो सकता है बहुत लेट हो चुका हो। अगर हमें कोई मैसेज मिल भी जाता है तो उसे पहुंचने में कई साल लगे होंगे। अब तक वो सिविलाइजेशन कब की खत्म हो गई होगी। क्या हमें बहुत देर हो चुकी है? क्या एलियंस पहले ही मर चुके हैं? धरती 4.5 अरब सालों से सूरज का चक्कर काट रही है। इतने समय में इंसानों को एक इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्पीशीज में बदल जाना चाहिए था, पर यूनिवर्स की उम्र से तुलना करें तो धरती अभी भी बच्ची ही है।
धरती 4.5 अरब साल पुरानी है। जरा सोचिए कितना लंबा टाइम लगा पहली टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन तैयार करने के लिए। ऐसे स्टार सिस्टम्स हैं जो हमसे भी ज्यादा पुराने हैं। यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है। हम ये मानते हैं कि हम काबिल हैं, हम टेक्नोलॉजिकल केपेबल हैं, हम रॉकेट्स बना सकते हैं, हम रेडियो वेव सुन सकते हैं, पर कोई दूसरी आम इंटेलिजेंट एडवांस्ड सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे लाखों साल आगे होगी। तो अगर कोई एलियन सोसाइटी हमसे ज्यादा वक्त से मौजूद होगी तो वो कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो सकती है, इसका एक तरीका बताया कार्डाशेव स्केल ने। कार्डाशेव स्केल एलियन सिविलाइजेशन को 3 टाइप में क्लासिफाई करती है। ये उस एनर्जी पर बेस्ड है जो वो लोकल एनवायरनमेंट से हासिल कर पाते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट की एनर्जी को इस्तेमाल कर पाते हैं। टाइप 2 ऐसे हैं जो अपने सोलर सिस्टम के एनर्जी को इस्तेमाल कर पाते हैं, और टाइप 3 पूरी गैलेक्सी के एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस स्केल पर हम कहां फिट होते हैं, तो एक बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हम 0 और 1 के बीच कहीं पर हैं। हम तो धरती के सारे रिसोर्सेज को यूज भी नहीं कर पाते, इसलिए हमारी रेटिंग है 0.7। और एडवांस्ड स्पीशीज कार्डाशेव स्केल 2 या 3 तक भी पहुंच सकते हैं। ये हाईली एडवांस्ड स्ट्रक्चर बना सकती हैं और किसी स्टार के पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक एडवांस्ड इनफ सिविलाइजेशन हैं, तो आखिरकार आपके एनर्जी की मांग इतनी ज्यादा होगी कि आप सोलर पैनल्स बना लेंगे और अपने स्टार्स की एनर्जी का यूज करेंगे। इस थ्योरी को सबसे पहले फ्रीमैन डायसन ने डेवलप किया था। हम इसे डायसन स्फीयर कहते हैं। अगर ऐसी एपिक इंजीनियरिंग बाकी स्टार सिस्टम में या दूसरी गैलेक्सीज में भी नजर आती है, तो क्या हम इसके सबूत जमा कर सकते हैं और क्या फर्स्ट कांटेक्ट बना सकते हैं? डायसन स्फीयर की खासियत यह है कि इसमें आप किसी स्टार से आने वाली सारी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, बस इंफ्रारेड को छोड़कर, क्योंकि ये पैनल सनलाइट को अब्जॉर्ब करके गर्म होते हैं। जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो थर्मल इंफ्रारेड लाइट देता है। आप आसमान में सिग्नेचर को खोज सकते हैं कि क्या कहीं डायसन स्फीयर्स मौजूद हैं। साल 2015 नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर ने आसपास की 1 लाख गैलेक्सीज में खोजबीन की और एडवांस्ड कार्डाशेव सिविलाइजेशन को लोकेट किया। उन्होंने डायसन स्फीयर से लीक हो रही इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व किया, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसी कोई गैलेक्सी नहीं मिली, इसलिए उन्हें एक भी ऐसी इंफ्रारेड स्मोकिंग गन नहीं मिली। हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा पुराना है, इसलिए ये पक्का है कि बाकी सिविलाइजेशंस को विकसित होने का टाइम मिला होगा। तो हो सकता है कि हमने उन्हें मिस कर दिया हो। यह पूरी तरह मुमकिन है कि सिविलाइजेशन तैयार हुई हो और उन्होंने आसपास के गैलेक्सी से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की हो, पर दिक्कत यह है कि वो शायद कुछ जल्दी ही खोजबीन करने लगे थे। वो दरवाजे पर नॉक करना चाहते थे, पर हमारा घर बना ही नहीं था। धरती यूनिवर्स की 13.8 अरब साल की 1/3 उम्र से तो मौजूद रही है। इंसानी सभ्यता करीब 3 लाख सालों से है। ये समय पहला कांटेक्ट बनाने के लिए बहुत ही कम है। हम आसमान में कुछ दसियों सालों से खोजबीन कर रहे हैं। इस बात के कितने चांस हैं कि जिस वक्त हम खोज कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त कोई हमारी तरफ सिग्नल बीम कर रहा हो। शायद यूनिवर्स इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने देता, इसीलिए इस बात के चांस बहुत कम है कि हम कभी फर्स्ट कांटेक्ट कर भी पाएं। शायद कुछ ऐसा है जो हमें उन्हें देखने नहीं दे रहा है। हम इसे ग्रेट फिल्टर कहते हैं। शायद कुछ ऐसा है जो कहता है तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हमारे जैसे पथरीले प्लेनेट जीवन के लिए आइडियल है, पर यह बहुत ही नाजुक है, और इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स इंटेलिजेंट लाइफ को तेजी से फिल्टर करके खत्म कर सकता है। हमने बहुत से वॉयलेंट स्टार के धमाके खोजे हैं, जैसे गामा रे बर्स्ट्स। ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि ये प्लैनेट्स को यहाँ तक कि पूरी गैलेक्सी को स्टेरलाइज कर सकते हैं। और अगर इंटेलिजेंट स्पीशीज इस नेचुरल फिनोमिना में बच भी जाती हैं, तो भी वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट के जरिए फिल्टर आउट हो सकती है। हमने अपने एक्सपीरियंस से ये जाना है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के साथ हमने अपनी तबाही के तरीके भी तैयार कर लिए हैं।
जैसे हमने अपने प्लेनेट पर क्लाइमेट को चेंज कर लिया है, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन तैयार कर लिए हैं, इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन बहुत कम टिक पाई है। अगर उनकी लाइफ कम है तो इससे समझा जा सकता है कि क्यों इस समय उनमें से बहुत कम हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए मौजूद होंगी। एक खत्म हो चुके एलियन सिविलाइजेशन के खंडहर भी मिल जाए तो ये इंसान के लिए एक अल्टीमेट कॉस्मिक बॉन्डिंग हो सकती है। अगर हमें ऐसी कोई सिविलाइजेशन खोजनी है जिसने पॉल्यूशन या किसी लड़ाई की वजह से खुद को खत्म कर लिया हो, तो ये हमारे लिए आईना देखने जैसा होगा, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें इससे जरूरी सबक सीखने होंगे। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई एडवांस्ड एलियन स्पीशीज यूनिवर्स के घातक फिल्टर से बच जाए। पर अगर सचमुच कहीं ईटी मौजूद है तो भी फर्स्ट कांटेक्ट के चांस बहुत ही कम है। अगर हम एलियन कांटेक्ट की कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे हैं तो हमें फिजिक्स के लॉज को स्टडी कर लेना चाहिए। रोजाना कॉस्मोस के फिजिक्स कांटेक्ट के हमारे चांसेस को खत्म कर रही है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है और वो भी बहुत तेजी से फैल रहा है। फरवरी 2018 ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट को 3.8 अरब लाइट ईयर्स की दूरी पर रोग प्लैनेट की एक सीरीज नजर आई। इनका साइज हमारे मून और जुपिटर के बीच का था। शायद ये हमारी गैलेक्सी के पार खोजी गई पहली एलियन दुनिया थी। यहां कई चीजें पहली बार हो रही थी। अकेले हमारी गैलेक्सी में खरबों प्लैनेट्स हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसी खरबों गैलेक्सीज हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये 2 खरब हैं, यानी खरबों खरब गैलेक्सीज। क्या बात है। पर एक्सोप्लैनेट्स खोजना इस बात की गारंटी नहीं है कि हमें एलियन लाइफ मिल ही जाएगी। जब भी हमने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से संपर्क करने की कोशिश की है, सन्नाटा ही हमारे हाथ लगा है। एलियन लाइफ की हमारी खोज में हमें निराशा हाथ लगी है। क्या हमें अपने पैतरे बदलने चाहिए? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को खोजना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत ही अच्छी किस्मत चाहिए, पर लगता नहीं कि किस्मत हमारा साथ देगी। अगर हम जानना चाहते हैं कि कॉस्मोस में कहीं लाइफ है तो हमें खुद वहां जाना पड़ेगा। हमारे न्यू होराइजन के प्रोब को अरबों किलोमीटर दूर प्लूटो के सोलर सिस्टम तक भेजा है। शायद एक दिन हम यूनिवर्स के पार स्पेसक्राफ्ट भी भेज पाए जो सुदूर रोग प्लैनेट्स पर एलियन लाइफ खोज पाएगा। पर अगर कोई स्पेसक्राफ्ट हमारी गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाता है तो उसका मिशन कॉस्मोस के फिजिक्स की वजह से बहुत मुश्किल होगा। अगर हमारे नजरिए से देखें, मतलब मिल्की वे से देखें, तो ऐसा लगेगा कि बाकी सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई हमें पसंद ही नहीं करता और वो हमसे जितना हो सके उतना दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा विशाल यूनिवर्स फैल रहा है। जब हम लगातार फैलते हुए यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाने के लिए एक्टिव कोशिश कर रही है। असल में स्पेस के अंदर की परत फैल रही है और गैलेक्सीज उसी से जुड़ी है, इसलिए सारी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यूनिवर्स के वो हिस्से जो हमसे 30 लाख लाइट ईयर्स दूर हैं, वो 72 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फैल रहे हैं, यानी 1 घंटे में करीब 2.5 लाख किलोमीटर। क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी में हमारे पास ये देखने का कोई मौका है कि ये प्लैनेट्स कैसे हैं? हमारी सबसे फास्ट और सबसे दूर तक नजर रखने वाली मशीन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट है। ये स्पेस में 30 सालों से भी ज्यादा समय से है और इसकी रफ्तार 60,800 किलोमीटर प्रति घंटे है। 60,800 किलोमीटर पर आवर बहुत फास्ट स्पीड है, पर हमारी सबसे नजदीकी गैलेक्सीज भी इससे 4 गुना ज्यादा स्पीड से दूर जा रहे हैं और जितनी दूर किसी प्रोब को भेजा जाता है उसका काम उतना ही मुश्किल होता है। यूनिवर्स के फैलाव का मामला ये है कि जो चीज आपसे जितनी दूर है वो उतनी स्पीड से आपसे दूर जा रही है। 2 चीजें एक दूसरे से जितनी ज्यादा दूर होंगी उनके बीच स्पेस भी उतना ही ज्यादा होगा।
और उनके बीच जितना स्पेस होगा वो उतना ही ज्यादा फैल पाएगा। उनके दूर जाने की स्पीड उनकी दूर की प्रोपोर्शनल होती है। अगर वो दुगनी दूरी पर हैं तो दुगनी स्पीड से दूर जाएगी। अगर वो 3 गुनी दूरी पर हैं तो 3 गुनी स्पीड से दूर जाएगी। अब जरा इसे उन प्लैनेट्स के बारे में सोचिए जिन्हें हमने 3.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर खोजा है, और यूनिवर्स के फैलते जाने की वजह से वो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक वर्ल्ड्स हमसे 78,400 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रहे हैं। मान लीजिए आप एक रनर हैं और आपको फिनिश लाइन दिख रही है, आप उसके करीब पहुंच रहे हैं। तो मान लीजिए अगर ट्रैक खुद ही फैल रहा हो तो ट्रैक जितनी तेज स्पीड से एक्सपैंड होगा, ये इतनी स्पीड से फैलेगा कि आप दौड़ भी नहीं पाएंगे। अचानक वो फिनिश लाइन आपसे दूर होती चली जाएगी और आप उस तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि एक दिन हम ऐसे प्रोब्स बना लेते हैं जो फिजिक्स के लॉ से भी ज्यादा स्पीड से चल पाए, यानी लाइट की स्पीड से ज्यादा पर यह भी काफी नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभी यूनिवर्स भी तो नियम से नहीं चलता। किसी भी चीज का स्पेस में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज चलना पॉसिबल नहीं होगा, पर स्पेस के लिए ये पॉसिबल होगा कि वो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से फैले। हम जहाँ भी देखते हैं हमें बहुत दूर वाली गैलेक्सीज नजर आती हैं, जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा रफ्तार से धरती से दूर जा रही हैं। आसमान में दूर की गैलेक्सीज हम देख पाते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा एडवांस्ड स्पेसशिप भी बना लें जो लाइट की स्पीड से चले, तो भी हम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम जिन गैलेक्सीज को आसमान में देखते हैं उनमें से 97% हमारी पहुंच के बाहर हैं। तो जितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं या जितने प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन पर लाइफ हो सकती है, उनमें से ज्यादातर हमारी पहुंच से बाहर है। यूनिवर्स के फिजिक्स ने पहले कांटेक्ट में हमेशा बड़ी अड़चनें पेश की हैं। यूनिवर्स की असली सच्चाई हमसे हमेशा छिपी रहेगी, क्योंकि ये तेजी से फैलता जा रहा है। हम यूनिवर्स में जितनी दूर तक देख पाते हैं, पहला कांटेक्ट उतना ही नामुमकिन लगने लगता है। इसके बजाय हमें चाहिए कि कोई एडवांस्ड एलियन रेस हमसे मिलने चली आए। मान लीजिए कि हमारी किस्मत अच्छी है, तो क्या तब भी फर्स्ट कांटेक्ट पॉसिबल होगा? हम समझते हैं कि एलियंस हमारी तरह होते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि लाइफ हमारी तरह है और उनका प्लेनेटरी एनवायरनमेंट हमारी तरह है। मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स में ज्यादातर लाइफ के साथ ऐसा होगा। क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हमसे फर्स्ट कांटेक्ट तक या हमारे प्लेनेट पे आने तक बच पाएंगे? जुलाई 2019 पहले टेस्ट सैटेलाइट ने 31 लाइट ईयर्स दूर एक नया एलियन वर्ल्ड देखा जिसका नाम है GJ357d। इसका मास धरती से 6 गुना ज्यादा है, इसीलिए इसे सुपर अर्थ माना जाता है। और हमारे ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक सुपर अर्थ इंसानों के लिए एकदम सही लग रही है। हमें सबसे कॉमन टाइप का टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नजर आ रहा है जिसे हम सुपर अर्थ कहते हैं। मतलब ये है कि वो एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, पर वो बहुत ज्यादा विशाल है। ज्यादा विशाल होने का मतलब है ज्यादा ग्रेविटी होना। ऐसे प्लैनेटरी एनवायरनमेंट तैयार करना जो धरती से एकदम अलग है, और वहां जीवन भी एकदम अलग तरह का होगा। अगर वो सुपर अर्थ की सरफेस पर होंगे तो वहां ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, इसलिए ये एलियन उतने लंबे नहीं होंगे, पर वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होंगे। सुपर अर्थ यूनिवर्स की रचनाओं में से एक है। दूसरे एक्सोप्लैनेट्स भी हैं जो स्टार्स के चक्कर काट रहे हैं। ये स्टार हमारे सूरज से 10 गुना छोटे हैं और दूसरे बाइनरी सिस्टम्स बना रहे हैं जिनमें एक के बजाय 2 स्टार्स हैं। हम हर साइज और शेप के प्लैनेट्स देखते हैं। वो हर तरह के शेप और साइज या कॉन्फ़िगरेशन के स्टार के चारों तरफ घूमते हैं। ऐसे में लाइफ हमारी सोच से कहीं ज्यादा रिच और विविधता से भरी हो सकती है। यही कमाल की बात है। साइंस फिक्शन की तस्वीरों ने फर्स्ट कांटेक्ट के बारे में कई फैंटेसीज तैयार की हैं, पर यूनिवर्स को हम जितना जानते हैं उसके हिसाब से सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अजीब होगी। हॉलीवुड ने एलियंस के बारे में हमारी जो इमेजिनेशन है उसे बहुत ही सीमित कर दिया है कि वो हमारी तरह दिखते हैं और वो रबर सूट या कोई ऐसी चीज पहने रखते हैं।
हमें इस ऑब्सेशन से बाहर निकलना पड़ेगा कि वो हमारी तरह होते हैं। क्या वो 2 पैरों वाले होंगे? कतई नहीं। मान लीजिए कि एक इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज हमारे स्टेलर नेबरहुड में रहती है और वो हमसे फर्स्ट कांटेक्ट करना चाहती है। अगर वो एलियन सुपर अर्थ पर इवॉल्व हुआ है या येलो के बजाय रेड स्टार का चक्कर काटते किसी प्लेनेट पर, तो उसकी बायोलॉजी बहुत अलग होगी और वो धरती पर कभी अपने पैर या टेंटिकल नहीं रख पाएगा। अगर आप धरती पर जीवन देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये इस टेम्परेचर, इन एलिमेंट्स और इस एनवायरनमेंट के मुताबिक तैयार हुई है। एक एक्सोप्लैनेट जहां जीवन पनप पाए, वहां की लाइफ धरती से बिल्कुल अलग हो सकती है। किसी एलियन वर्ल्ड में हालात कैसे होंगे अगर वहाँ थोड़ा सा ज्यादा पोटेशियम हो, या वो धरती से थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो, या वहाँ हमसे ज्यादा थिक एटमॉस्फेयर हो। ऐसे हर छोटे छोटे फर्क का मतलब है एकदम अलग किस्म का इकोसिस्टम। तो क्या एलियन ऑर्गेनिज्म धरती पर लैंड करते हुए हमारे इकोसिस्टम के मुताबिक अडेप्ट कर पाएंगे? शायद हमने इसीलिए अभी तक फर्स्ट कांटेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि वो हम तक नहीं आ सकते। मान लीजिए कि वो अपने स्पेसशिप के एयरलॉक से बाहर निकलकर धरती पर आ जाएं और उन्हें हमारे एनवायरनमेंट में कुछ जहरीला लगे, वो हमारी सरफेस से किसी वजह से तालमेल ना बिठा पा रहे हो। ऐसा लगता है मानो यूनिवर्स जानबूझकर हमें एलियन से मिलने नहीं दे रहा है। बायोलॉजी फर्स्ट कांटेक्ट में एक और अड़चन पेश करती है, पर जैसा कि प्लानिटरी साइंटिस्ट जेनी रेडिबॉग ने पता लगाया कि धरती पर भी जीवन अजीब सा हो सकता है अगर वो बहुत ही मुश्किल एनवायरनमेंट से तालमेल बिठाने के लिए एक बड़े कदम उठा रहा हो। ये है ग्रेट सॉल्ट लेक। किसी जमाने में ये इससे कहीं ज्यादा विशाल हुआ करती थी। जब इसका सारा पानी उड़ गया तो पीछे रह गया ये नमक। ग्रेट सॉल्ट लेक धरती के समुद्रों से 10 गुना ज्यादा नमकीन है। एक्सट्रीम सॉल्ट कंटेंट जीवन के लिए एक मुश्किल जगह बन सकता है। इसके बावजूद यहाँ के पानी में कई जीव फल फूल रहे हैं। जब हम इस विशाल झील में लाइफ को देखते हैं तो पाते हैं कि इस अजीब से एनवायरनमेंट में अरबों माइक्रोब्स मौजूद हैं। तब हमें अंदाजा होता है कि लाइफ हमारी उम्मीद के उलट अनोखे रास्ते अपनाती है, अनोखी जगहों पर पनपती है। माइक्रोबियल लाइफ या एक एक्सट्रीमोफाइल्स ने झील में बने रहने का अपना अलग तरीका विकसित किया है। ये सोलर पावर्ड पंप्स का इस्तेमाल करके अपनी सेल में से नमक बाहर निकाल देते हैं ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सकें, पर इसके लिए उन्हें सतह के काफी पास रहना पड़ता है और बहुत ज्यादा यूवी रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। तो मेरे पीछे ये जो पिंक कलर आपको नजर आ रहा है, ये इन ऑर्गेनिजम्स का पिंक कलर है। ये एक तरह का सनस्क्रीन है जो इन्हें यूवी रेडिएशन से बचाता है। एक्सट्रीमोफाइल्स ने हमें दिखा दिया है कि धरती पर जीवन कहां कहां बचा रह सकता है। क्या एलियन बायोलॉजी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा लचीली हो सकती है? ये एक्सट्रीमोफाइल्स इस बात का रिमाइंडर हो सकता है कि हम ज्यादा बड़ा नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है कि ईटी हमारे एनवायरनमेंट से फौरन अडेप्ट कर ले, या हो सकता है कि वो दूसरा तरीका अपनाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल बैरियर्स को पार कर ले। हो सकता है कि हम जिन पहले एलियन से मिले हैं वो रोबोट हों। वो बहुत पावरफुल लाइफ बना सकते हैं। हो सकता है कि वो हमसे एकदम अलग हों। हो सकता है कि एडवांस्ड एलियंस अपने बायोलॉजिकल ब्रेन्स और बॉडीज को पीछे छोड़ाए और मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे ट्रैवल कर रहे हो। हम समझते हैं कि इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस एक रहस्यमय चीज है जो हम जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही हो सकती है और इसे कॉपी नहीं किया जा सकता। पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन हमारे सामने आई है, उससे समझ आया है कि इंटेलिजेंस और शायद कॉन्शियसनेस भी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है और बस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ही मायने रखता है। हो सकता है कि एक एलियन अपनी कॉन्शियसनेस को किसी कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकता हो और ट्रैवल करता हो, एक डिसएम्बॉडीड कॉन्शियसनेस की तरह। इस स्टेट में आप उसे अमर या इमोर्टल मान सकते हैं। अगर रोबोटिक प्रोब्स धरती की तरफ आ भी रही है तो एक और अड़चन हमारा इंतजार कर रही है, और वो है लैंग्वेज। अगर हम एलियंस के साथ कांटेक्ट बना भी लें तो क्या हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे?
पूरी दुनिया में करीब 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं और हर एक में अलग अलग साउंड्स और स्ट्रक्चर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में है तरह तरह की स्पीशीज। जब दूसरी सिविलाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन की बात आती है तो ये सोचना चाहिए कि पृथ्वी पर जो दूसरे जीव हैं, दूसरे इंटेलिजेंट एनिमल्स, उनके साथ कम्युनिकेट करने में हमें कितनी दिक्कत आती है। अब इमेजिन कीजिए कि किसी एकदम अलग तरह के प्लैनेटरी एनवायरनमेंट से आए एलियन से कम्युनिकेट करने में कितनी दिक्कत आ सकती है। अगर मैं केवल फिल्में देखकर अपनी राय बनाऊं तो मुझे लगेगा कि इंटरस्पीशीज कम्युनिकेशन बहुत ही आसान होगा और अक्सर होता होगा, पर सच्चाई तो ये नहीं है। साइंस फिक्शन मूवीज हमेशा शॉर्टकट्स लेती है, फिर चाहे लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना हो या फिर दो रेसिस के बीच सस्ता और आसान कम्युनिकेशन हो। अपने अपने कान में कोई मशीन पहनिए और वो आपकी यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बन गई। हकीकत में ये इतना आसान नहीं होगा। अगर हम किसी एलियन सिविलाइजेशन से इंग्लिश या स्पेनिश या इटालियन बोलने की कोशिश करेंगे, ये भाषाएं धरती पर हमारी लोकल हिस्ट्री में बहुत गहराई से रची बसी हैं। इन्हें कोई भी एलियन सिविलाइजेशन जरा सा भी पहचान या समझ नहीं पाएंगी। इंसानों और एक इंटेलिजेंट एलियन रेस के बीच के लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए हमें कुछ नन्हे कदम उठाने होंगे। धरती पर कुछ इंटेलिजेंट क्रीचर्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं हैं। वो पानी में रहते हैं, जैसे कि व्हेल्स, डॉल्फिन्स वगैरह। वो बहुत ही इंटेलिजेंट सोशल एनिमल हैं। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। एक गोरिल्ला है कोको, जो हाथों के इशारों से कम्युनिकेट करता है। हम ह्यूमन स्पीच का इस्तेमाल करके अपने डॉग से बात करते हैं और वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो इंसान की आवाज की कॉपी कर सकती हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। एलियन से हम किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, इसकी प्रैक्टिस के लिए शायद हमें धरती पर अलग अलग स्पीसीज से कम्युनिकेट करना चाहिए। इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद हमें ईटी के साथ एक कॉमन ग्राउंड खोजना होगा, तभी फर्स्ट कांटेक्ट हो पाएगा। अगर हम बाकी सिविलाइजेशन से ज्यादा पीछे हैं तो हमारी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वो कभी नहीं समझ पाएंगे, चाहे वो जितना भी कोशिश कर लें। मुझे कैट्स पसंद हैं, वो बहुत स्मार्ट होती हैं, पर मैं किसी कैट को कभी समझा नहीं सकता कि मैं किसी को क्या टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूं। पर अगर हम दूसरी किसी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट बना भी लेते हैं जो कंप्यूटर या टेलीस्कोप या स्पेसशिप बना चुकी है, तो एक लैंग्वेज डेवलप करके बेसिक साइंस के बारे में कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि उनकी इंटेलिजेंस हमसे कम होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल है कि कोई एडवांस स्पीशीज फर्स्ट कांटेक्ट के चैलेंज से निपटने का रास्ता निकाल ले। पर अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है और वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, तो क्या इसमें कुछ बड़ी समस्याएं आएंगी? शायद यही वजह है कि इंटेलिजेंट एलियंस कभी भी धरती पर नहीं आए हैं। इसकी वजह हो सकती है कि शायद हम उनके लिए उतने इंटरेस्टिंग नहीं हैं। क्या फर्स्ट कांटेक्ट का सबसे बड़ा बैरियर यही है कि एलियंस हमसे मिलना ही नहीं चाहते? मूवीज में आमतौर पर फर्स्ट कांटेक्ट का मतलब है एक एलियन इन्वेजन। शहरों में तबाही मच जाती है, इंसानियत के खत्म होने की नौबत आ जाती है। शायद ईटी को बुलाना इतनी अच्छी बात ना भी हो। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक इंटरगैलेक्टिक ईमेल आता है किसी सुपर एलियन सिविलाइजेशन .org से। उसमें लिखा है कि हम 30 साल बाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो क्या ऐसा होगा कि हम फिर से किसी रियलिटी टीवी शोज में बिजी हो जाएंगे कि अभी तो बहुत समय है? नहीं, हम एकदम परेशान हो जाएंगे। लोग बदहवास हो जाएंगे। पर सच ये है कि हम कई दशकों से अपनी लोकेशन कॉस्मोस में भेजे जा रहे हैं। करीब 100 सालों से धरती पर एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड बना है और इस दौरान हम लगातार सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनसे कोई अट्रैक्ट नहीं हुआ है। ये देखने वाली बात है कि किसी भी एलियन ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि अगर वो चाहे तो पृथ्वी को अपनी पार्किंग लॉट में ही बदल सकते थे। शायद किसी का ध्यान धरती की तरफ नहीं गया है क्योंकि कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमसे पहला कांटेक्ट करना ही नहीं चाहती। मान ले वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उनकी हम लोगों में कोई दिलचस्पी ही नहीं होगी। शायद इसलिए उन्होंने कांटेक्ट बनाने की कोशिश ही नहीं की।
अगर कोई एलियन इतना एडवांस्ड है तो शायद हम उसके लिए इतने इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम बाहर भटकते रहते हैं और चींटियों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वेजन किसी बेहतरीन साइंस फिक्शन का विषय हो सकता है, पर धरती पर हमारे पास जो कुछ है, क्या उसके लिए कोई एलियन इतनी कोशिश करेगा? हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया ये हमला कितना रियलिस्टिक है। एक आम मकसद दिखाया जाता है कि एलियंस मानव सभ्यता को खाने आ रहे हैं, पर साइंस मानता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या एक एलियन इंसान की बॉडी को डाइजेस्ट करने के काबिल भी होगा? जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद एंजाइम्स खाने के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। हम जो खाना खा सकते हैं और ये एंजाइम्स उन मॉलिक्यूल्स से कनेक्टेड हैं, जिन पर वो हमला करके उन्हें तोड़ सकते हैं। यही नियम एक भूखे एलियन पर भी लागू होता है। हमें पचाने के लिए या हमारे उनके लिए न्यूट्रिशियस होने के लिए हमारी बायोकेमिस्ट्री एलियन की अपनी दुनिया से कहीं ना कहीं मिलती जुलती होनी चाहिए, जिसके मुताबिक उनके शरीर में अडेप्ट कर लिया है। तो ये पॉसिबल नहीं दिखता कि एलियंस खाने की तलाश में धरती पर आएंगे, तो क्या ड्रिंक की तलाश में आ सकते हैं? लाइफ पॉसिबल करने के लिए पानी का लिक्विड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। अगर एलियन किसी बंजर सूखे प्लेनेट पर रहते हैं तो हमारे जैसी पानी की दुनिया उन्हें अपनी तरफ खींच सकती है। हालांकि हम धरती को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, पर हमारे ओशंस उतने अनूठे नहीं हैं। यूनिवर्स में पानी के इससे भी ज्यादा बड़े रिसोर्सेज मौजूद हैं। हमारे सोलर सिस्टम में हमें ये पता चल रहा है कि गैस जाइंट्स का चक्कर काट रहे मून्स में ज्यादातर लिक्विड वाटर मौजूद है। हम मानते हैं कि जुपिटर के मून यूरोपा में पानी की बर्फ की एक लेयर है जो करीब 24 किलोमीटर मोटी है और ऐसे समुद्र पर तैर रही है जो करीब 160 किलोमीटर गहरा है। इस अकेले मून पर धरती के सारे समुद्रों को मिला दे तो भी इससे दुगना पानी मौजूद है। यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम का वाटर वर्ल्ड है, ना कि हमारी पृथ्वी। तो अगर कोई एलियन पानी की तलाश कर रहा होगा तो वो धरती जैसे बड़े प्लेनेट पर नहीं आएगा जहां वो अपना विशाल स्ट्रॉ डालकर पानी ले ले। वो तो आउटर सोलर सिस्टम जाएगा और पानी लेगा आइसी मून से। कोई एलियन रेस धरती के बहुत ही ताकतवर ग्रेविटेशनल पुल पर मेहनत क्यों करेगी? अगर वो यूरोपा से पानी निकाल सकती है, वहां ग्रेविटी हमसे 10 गुना कमजोर है। अब देखें कि हमारे पास दूसरे कौन से रिसोर्सेज हैं। शायद एलियंस धरती की क्रस्ट पर आ सकते हैं यहाँ पर मौजूद मेटल्स लेने के लिए, यानी आयरन या टाइटेनियम या प्लैटिनम। शायद एलियंस इनका वही इस्तेमाल करते होंगे जो हम करते हैं, यानी स्पेसशिप्स बनाने के लिए या अपनी टेक्नोलॉजी बनाने में। ऐसे मटेरियल किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के लिए काम के हो सकते हैं जिसे मिनरल रिसोर्सेज की जरूरत हो। दिक्कत यह है कि हमारे ज्यादातर मेटल्स तो सतह के नीचे काफी गहराई में छिपे हैं। जब हमारी पृथ्वी बनी तो इसका ज्यादातर आयरन कोर में जाकर दब गया और वो अपने साथ बहुत सारे दूसरे मेटल्स भी ले गया, और इसलिए धरती से माइन करके इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। किसी एलियन रेस के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में आसानी से मिलने वाले मिनरल्स की तलाश करे। एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है साइकी। बिल्कुल पृथ्वी के कोर की तरह ये प्योर आयरन निकल से बना है। साइकी में करीब 240 किलोमीटर लंबी आयरन निकल की पट्टी है। जाहिर है कि ईटी इसके लिए भी हमारे पास नहीं आने वाले। मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है जिससे एलियंस धरती पर आएंगे। ये सारी चीजें कहीं बाहर भी आसानी से मिल जाएंगी। इसीलिए फर्स्ट कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत ही मुश्किल से लग रही है। यूनिवर्स इसमें विशाल अड़चने बना रहा है और वो हमें किसी इंटेलिजेंट एलियन रेस से कम्युनिकेशन करने से रोक रहा है। हो सकता है कि उन्हें हमसे कांटेक्ट करने में जरा भी दिलचस्पी ना हो। क्या ये मुमकिन है कि कहीं कोई एलियन सिग्नल्स आए हों, हमने डिटेक्ट किया हो और हमें इसका एहसास भी ना हो? साइंटिस्ट ने एक पावरफुल कॉस्मिक सिग्नल्स का पता लगाया है जो उन्हें समझ में नहीं आया। क्या ये फर्स्ट कांटेक्ट हो सकता है? जुलाई 2018 ब्रिटिश कोलंबिया के चाइम टेलीस्कोप ने रेडियो एनर्जी का एक शॉर्ट फ्लैश डिटेक्ट किया, पलक झपकने से भी तेज। इसे
फास्ट रेडियो बर्स्ट्स कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही छोटे रेडियो बर्स्ट हैं, जो रेडियो वेवलेंथ में सूरज से कई गुना ज्यादा चमकीले हो सकते हैं। ये पल भर में ही चमक कर गायब हो जाते हैं। ज्यादातर तेज रेडियो बर्स्ट एक ही बार दिखे हैं, चमके और हमेशा के लिए गायब हो गए। पर ये वाला ऐसा नहीं है। कुछ दिन बाद साइंटिस्ट्स को एक बार फिर इसकी चमक नजर आई। इस तरह का बर्स्ट पैदा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए कि अरबों लाइट ईयर दूर भी धरती पर इन्हें डिटेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत एनर्जी चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें पहले भी दिखती आई हैं, फटते हुए स्टार्स, गैमा रेज, बर्स्ट्स, ये बहुत ही अजीब चीज़ें हैं। पर ये उनकी तरह नहीं था, क्योंकि इनमें से कुछ फास्ट रेडियो बर्स्ट्स रिपीट होते हैं। तो ये जो कुछ भी है, ये इस तरह की एनर्जी जनरेट कर सकता है कि ये इसे दोहराए। लाइट बहुत अलग अलग वेवलेंथ्स में आती है। रेडियो वेव इनमें सबसे लंबी होती है और इसीलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए अच्छी है। हम करीब 100 सालों से रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वायरलेस रेडियो से लेकर टीवी तक, सेलफोन कॉल से लेकर स्पेस प्रोब से कम्युनिकेशन तक। क्या एलियन सिविलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर रही होंगी? क्या हो अगर हम एलियन कम्युनिकेशन को पहले ही पकड़ चुके हों और हमें ये बात पता ही ना हो? हमारे रेडियो टेलीविजन सिग्नल्स रेडियो स्पेक्ट्रम के बहुत ही नैरो बैंड पर यूज करते हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स अलग होते हैं और यही एक प्रॉब्लम है। फास्ट रेडियो बर्स्ट के साथ एक दिक्कत है, ये वेवलेंथ की एक ब्रॉड रेंज निकालते हैं और ये कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका तो नहीं है। अगर ये एलियंस हैं तो ये बहुत स्मार्ट एलियंस नहीं है। पता चला है कि ब्रॉड रेंज वेवलेंथ को डिस्टर्ब करना आसान होता है। इसे एक रेस की तरह सोचिए। हर रनर सिग्नल का एक पीस ले जा रहा है। वो एक साथ शुरू करते हैं और जैसे जैसे रेस आगे बढ़ती है वो लेन बदलते रहते हैं, आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैसेज वो भेज रहे हैं वो ओरिजिनल स्टेट से काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। यही असल में ब्रॉड रेंज रेडियो सिग्नल्स के साथ हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार है यूनिवर्स की फिजिक्स। तारों के बीच बहुत ही पतली गैस मौजूद है। जब आप रेडियो वेव्स को निकालते हैं तो ये गैस से इंटरैक्ट करती है। ये किस तरह इंटरैक्ट करेंगी ये उनके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। अगर आप ब्रॉड रेंज वाली वेवलेंथ का इस्तेमाल इंटरस्टेलर स्पेस में सिग्नल भेजने के लिए करते हैं तो जब तक उसे कोई रिसीव करता है तो ये थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड और अजीब सी हो जाती है। अगर एलियंस रेडियो बर्स्ट्स भेज रहे हैं तो जब तक सिग्नल हम तक पहुंचेगा वो इतना डिग्रेड हो जाएगा कि हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाएंगे। एक कॉलिंग कार्ड की तरह ये इतना उपयोगी नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इन फास्ट रेडियो बर्स्ट्स के ओरिजिन को समझने के लिए एक अजीब सी नेचुरल फिनोमेना का रुख किया है। यह है एक विशाल तारे के सुपरनोवा एक्सप्लोजन में मरने के बाद का बचा हुआ हिस्सा। इन खंडहरों को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। इनका वजन मोटे तौर पर सूरज के मास जितना होता है और साइज एक सिटी के बराबर। ये तब बनते हैं जब एक मैसिव स्टार तबाह हो जाता है और अक्सर एक न्यूट्रॉन स्टार घूमता रह जाता है। इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं और ये रेडिएशन बीम प्रोड्यूस करता है। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स की एनर्जी पैदा करने के लिए इन न्यूट्रॉन स्टार्स को एकदम छोटे होना चाहिए जो स्टेलर टेंट्रम्स फेंक रहे हैं। जब न्यूट्रॉन स्टार पैदा होते हैं तो बहुत पावरफुल एमिशन छोड़ते हैं। शायद हम ऐसे नए पैदा हुए न्यूट्रॉन स्टार को देख रहे हैं जो कुछ डिकेड्स पुरानी ही है और अपनी जवानी में वो इतने चमकदार थे कि यूनिवर्स के पार हम उन्हें देख सकते थे। क्या ये रहस्यमय बर्स्ट्स सचमुच एलियंस हैं जो हमसे हेलो कर रहे हैं या ये सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना है जो एक फर्स्ट कांटेक्ट नहीं है? मैं बहुत संभल कर स्टेटमेंट दूंगा। मैं किसी साइफाई एलियंस या कहानी के एलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत की बात करता हूँ। सबसे पहले बाकी चीजों पर बात करते हैं क्योंकि यूनिवर्स अजीब सी चीजों से भरा हुआ है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी हैं। अगर हम चीजों को एलिमिनेट करते चले जाएं और क्या सिर्फ एलियंस बचे रहेंगे? तो चलो इनकी बात करते हैं।
अगर सचमुच एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज मौजूद हैं, तो यूनिवर्स उनसे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल बना रहा है। पर तमाम दिक्कतों के बावजूद अभी भी उम्मीद बची है। कभी हमने सोचा था कि अकेले मिल्की वे में 10,000 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मौजूद हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा कॉस्मोस ऐसे प्लैनेट से भरा पड़ा है जिनकी खोज की जानी बाकी है। हमारी टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर बन रही है, खोज का दायरा बढ़ रहा है। सच ये है कि फर्स्ट कांटेक्ट के मामले में हमने पहला कदम बस बढ़ाया ही है। मुझे अच्छा लगेगा अगर किसी सुबह किसी तरह का इंटरस्टेलर ट्वीट धरती की तरफ भेजा जाए और तब हमें ये एहसास होगा कि हम कॉस्मोस में अकेले नहीं हैं। मैं तो जश्न मनाने के लिए रेडी हूँ। मैंने शैंपेन मंगवाया है। जैसे ही ये खबर आएगी हम पार्टी शुरू कर देंगे। साइंटिस्ट को सच में उम्मीद है कि एक दिन हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सबूत मिल जाएगा। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस और सैटेलाइट्स हैं जिनकी नजर आसमान पर है, सारा दिन सारी रात रोजाना। एलियन लाइफ की खोज एक तरह से हैरत में डालने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पर फिर भी मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। हालांकि यूनिवर्स में लाइफ बहुत ही रेयर है, फिर भी यूनिवर्स इतना विशाल है कि वहाँ अनगिनत एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है। पर उनका असल में मिल जाना या पक्का हो जाना एक सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी होगी। इससे हमारी पूरी सभ्यता की दिशा ही बदल जाएगी।